India Charts publishes Nifty Daily, daily video updates, the weekly Elliott Wave Outlook, and the Long Shot Report covering all asset classes. अब बाजार जो है वो बहुत ही अद्भुत स्थिति में है क्योंकि द इजी पार्ट इज ओवर। इजी पार्ट ये था कि 15,200 के आसपास सेंटिमेंट जो है बहुत ही नेगेटिव हो गया था और वहां से एक बाउंस आने की गुंजाइश बन चुकी थी। वो बाउंस हमने देखा, पकड़ा और हर लेवल टू लेवल से उस ऊपर के जो दर है हमने बढ़ाते गए कि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद 16,100-200 तक जाएगा, उसके ऊपर सस्टेन किया तो 16,600 जो कि 50% रिट्रेसमेंट है पूरे अप्रैल के टॉप से फॉल का, और फिर 61.8% बेस्ट केस सिनेरियो था 17,000 पे। तो आपने अगर मेरा आर्टिकल देखा होगा पिछले हफ्ते मनी कंट्रोल ने पब्लिश किया था हफ्ते के शुरुआत में, तो वहां हमने कहा था कि 17,000 जाके शायद वापस नीचे की तरफ बाजार उतरेगा, परंतु आगे हम लोग को यह भी सोचना पड़ा कि 17,000 61.8% सिर्फ अप्रैल के टॉप से है, और जब इतने एक्सट्रीम सेंटिमेंट से ऊपर आ रहा है तो शायद ये काउंटर ट्रेंड जो बाउंस है सिर्फ अप्रैल के टॉप से नहीं होगा, बट जो जनवरी या फिर अक्टूबर का टॉप बना था वहां से 61.8% ले तो वो एक और लेवल बनेगा, और वो था 17,300। तो वहां तक भी हमने गुंजाइश ऊपर बढ़ने की खोल दी और कल वो लेवल आ भी गया। इनफैक्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म वेव काउंट्स के हिसाब से 17,340 का एक पड़ाव था जो हमने जिसके बारे में लिखा था, और वो भी कल के क्लोजिंग में आ गया। तो जो भी ऊपर के एक्सपेक्टेशंस थे वो तो पूरे हो चुके हैं, तो अभी कोई ऊपर के एक्सपेक्टेशंस बचे नहीं है। बाकी सिर्फ एक रहा है कि यूएस का जो बाजार है वहां पे अब ऐसी स्थिति है जैसी भारतीय बाजार में थी कि शॉर्ट पोजीशनिंग जो S&P फ्यूचर्स में वो अभी भी बाकी है, और वो कवरिंग के पीछे रिट्रेसमेंट जो है थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अभी तक 38% के ऊपर निकला है और 50% रिट्रेसमेंट शायद 4240 के आसपास शायद आता है, और वहां तक S&P 500 जो इंडेक्स है वहां तक जा सकता है। तो ऐसा एक हम लोग ने मूड बनाया है, मतलब एक एनालिसिस की कि इतना ऊपर यूएस मार्केट अभी भी जा सकता है, परंतु अपना मार्केट तो अपना काम पहले ही कर चुका है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों बाजार एक साथ ही ऊपर की तरफ चलें। जैसे कि बीच में ऐसा था कि हमारा बाजार नीचे थोड़ा ज्यादा गिर रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर एशियन मार्केट्स गिर रहे थे। ये सब हमने जून के मंथ में देखा कि कई बाजार जो है साथ साथ नहीं चल रहे थे, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट्स जो हैं उनमें काफी वीकनेस देखी जा रही है डे टू डे बेसिस पे। इंडियन मार्केट ने एशियन मार्केट्स के भी अहेड के भी आगे काफी कुछ काम किया, और उस हिसाब से हम लोग सब दूसरे मार्केट्स के हिसाब से काफी ऊपर उछले हैं। और यूएस का मार्केट जो है वो एटलीस्ट 50%, जैसे मैं कह रहा हूँ 50% रिट्रेसमेंट से भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, और वो बाकी है। तो दोनों में डाइवर्जेंस बन सकता है कि शायद इंडियन बाजार यहाँ रुक जाए या तो साइडवेज रेंज में या नीचे की तरफ भी जाने लगे, और यूएस का बाजार अभी भी ऊपर जा रहा है। ऐसे कुछ डाइवर्जेंसेस शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं, बट वर्स्ट केस सिनेरियो ये है स्पेशली जिनका मंदी का व्यू है कि 17,340 के ऊपर अभी भी यूएस के बाजार के पीछे पीछे एक बार आखिरी बार निकल जाए और शायद 17,800 की तरफ चला जाए। अभी हम लोग इमीडिएटली 100% गारंटी नहीं दे सकते कि ऐसा होगा, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला द इजी पार्ट इज ओवर, क्योंकि आसानी से जो हम लोग जान सकते थे या कर सकते थे वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो भी सोचेंगे उस पर हर दिन डर लगेगा कि कहीं यहाँ पे टॉप तो नहीं हो गया और गिर तो ना जाए, बट उसी हिसाब से हम लोग को ये भी सोच विचार रखना पड़ता है कि 17,300 के ऊपर अगर निकल गया है तो 17,800 तक भी जाने की गुंजाइश ये बाजार रखता है। तो 17,000 का एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट के हिसाब से हम लोग मार्केट का ध्यान देखेंगे कि 17,000 होल्ड करता है कि नहीं, और जब भी बाजार में करेक्शन आए जैसे अभी भी आ रहा है तो उसमें हम लोग वेव वाइज एक एनालिसिस करते हैं कि ये जो फॉल है वो इंपल्सिव है कि नहीं। इंपल्सिव जो शब्द है उसका मतलब होता है कि बाजार का 5 वेव्स में गिरना, वो या तो डेली चार्ट पे दिख जाता है या कभी कभी डेली में नहीं दिखता है, और डेली में अगर एक साथ ही ऐसे गिरता जा रहा है तो हम लोग को आवरली चार्ट पे देखना पड़ता है कि 1 2 3 4 5 ऐसा एक स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो एलियट वेव एनालिस्ट के लिए सबसे पहला इंडिकेशन की ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है जब एक पर्टिकुलर ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 वेव्स में मार्केट घूमता है। तो अगर ट्रेंड ऊपर है, ऊपर से नीचे 5 वेव्स में गिरा, या ट्रेंड अगर नीचे है और नीचे से ऊपर की तरफ 5 वेव्स में बढ़ा,
तो एक फर्स्ट इंडिकेशन आता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हुआ है और शायद एक छोटे से करेक्शन के बाद वापस उसी डायरेक्शन में फिर से जाएगा, क्योंकि 5 वेव्स इज द इंडिकेशन ऑफ अ ट्रेंड। तो अगर 5 वेव्स में गिरता है तो इंडिकेशन होगा कि नीचे थोड़ा और भी जा सकता है, उसके बाद शायद बीच में बाउंस हो बट फिर भी नीचे जा सकता है। तो उससे एक शुरू का एस्टिमेट हम लोग बनाएंगे कि हाँ कितना गिरेगा, फिर वीकली चार्ट्स पे कंफर्मेशन आएंगे उसी तरह के, फिर वेरियस इंडिकेटर्स कंफर्म करेंगे और जैसे जैसे फिर बाजार टूटता जाता है हम लोग नीचे के लेवल्स ढूंढते जाते हैं। परंतु अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और इसलिए ये जो डाउटफुल जोन है, हम लोग अब डाउटफुल जोन के अंदर है। 17,300 17,800 के बीच में जैसे बाजार घूमता रहेगा, या बीच सबसे नीचे मैंने 17,000 भी बोला। इस डाउटफुल जोन में हम लोग जज कर रहे हैं कि टेक्निकल जो ट्रेंड है वो टूट रहा है कि नहीं, और ये ट्रेडर्स के लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है। और अगर कोई भी करेक्शन में इंपल्सिवनेस नहीं दिखता है तो एक गेस्टिमेट हम लोग कर पाएंगे कि हाँ नहीं, एक और बार शायद 17,300 के ऊपर उछलेगा और शायद 17,800 तक जाने की कोशिश करेगा। उसी समय हम लोग को फंडामेंटल साइड पे भी बाजार के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। आखिरी में बाजार गिरा क्यों, पिछले 6-8 महीनों में हो क्या रहा था, और जो हो रहा था वो ये था कि यूएस के बाजार में इन्फ्लेशन का डेटा जो बहुत ही स्ट्रांग आने लगा, उसके पीछे फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी जो इजी मॉनेटरी पॉलिसीज थे उनको धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया है। और हटाते हटाते उन्होंने पहले इंटरेस्ट रेट का दर कम किया, बढ़ाया, और फिर इंटरेस्ट रेट का दर जब उन्होंने बढ़ाया तो उन्होंने साइमल्टेनियसली अपनी जो क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी थी, जो कि बॉन्ड बाइंग की पॉलिसी है, यूएस के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उसके मार्केट में डायरेक्टली फेडरल रिजर्व बॉन्ड्स बाय कर रहा था ताकि इंटरेस्ट रेट का दर ज्यादा ना बढ़े, और एक तरह का सपोर्ट कर रहा था। वो सपोर्ट वो हटाने की शुरुआत कर रहा है अगस्त और सितंबर से, और धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। मतलब पहले 30 बिलियन, फिर 50 बिलियन, और फिर सितंबर से 90 बिलियन, शायद 90 या 100 का नंबर है एग्जैक्ट में, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट उस बीच में करीब सोचिए इतने सारे बॉन्ड जो हैं वो बाजार से खरीदना कम कर देंगे, और वो बॉन्ड जो है अपने आप रोल ओवर होते जाएंगे। रोल ओवर का ये मतलब है अगर कोई भी बॉन्ड की डेट एक्सपायर हो रही है तो 100 बिलियन जितने के बॉन्ड्स वो एक्सपायर होने देगा बाजार में ही, तो उसको वो वापस खरीदेगा नहीं, उसको रोल ओवर नहीं करेगा। तो ये बॉन्ड्स को बाजार को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो बाजार में जब वो बॉन्ड्स बिकने आएंगे तो ऑफ कोर्स रोल ओवर मतलब कि वो एक्सपायर हो गए, बट गवर्नमेंट को तो बोरो करना ही है वो पैसा, उसको तो पैसे की जरूरत है। तो जब नया बोरोइंग करने में आएगा तो वो बाजार से बोरो करेगा, तो बाजार में वो दर फिर बढ़ने की तरफ हटते हैं। बट लोग ये सोचने लगे कि शायद क्योंकि यूएस इकोनॉमी में इतनी वीकनेस है, वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आने नहीं वाली है, इसलिए शायद फेड अपना जो ये इंटरेस्ट रेट पॉलिसी उसने चेंज करी कि रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन से लड़ना झगड़ना पड़ेगा। शायद ग्रोथ इतना स्लो हो जाए कि इन्फ्लेशन अपने आप ही धीरे धीरे कम होने लग जाए और ये इंटरेस्ट रेट का दर यहां से बहुत ज्यादा ना बढ़ाना पाए। तो 3 to 3.5% के अंदर ही शायद ये बॉन्ड यील्ड्स टॉप आउट करके नीचे की तरफ आने लगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर बाजार में थोड़ा सा तेजी का रुख देखा जा सकता है, जो कि हम अभी देख रहे हैं। बट ये रुख बन पाएगा या रह पाएगा कि नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से पीछे हट जाने से, वो अभी तक हटे भी नहीं है, और कितना हटेंगे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रेट धीरे धीरे नीचे आता है तो रेट तो ऊंचा ही रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रेट चलो 75 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा के आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट से भी इंटरेस्ट रेट का दर बढ़ा रहा है तो इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं स्लो ही रहेगी और अर्निंग्स ग्रोथ पे इंपैक्ट आएगा ही, जो कि डॉलर इतने दिनों से स्ट्रांग रहा है, कॉस्ट बढ़ रहे हैं, नॉट ओनली इंटरेस्ट रेट बोरोइंग के कॉस्ट बट जो वेजेस हैं, लोगों की पगारें हैं वो भी बढ़ेंगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन देख के लोग बोलेंगे हमारी पगारें बढ़ाओ, और वो पगारें बढ़ते ही जो मार्जिन है वो प्रेशर में आते हैं। तो इस रीजन से यूएस की जो अर्निंग्स हैं अगले शायद 1 या 2 क्वार्टर्स तक वीक रहने वाली हैं, और वीक अर्निंग्स के एनवायरनमेंट में यूएस का मार्केट टेक्निकली उछाल तो मार सकता है, बट शायद रनअवे बुल मार्केट में जाने की गुंजाइश नहीं रखेगा। तो ऐसे में क्या भारतीय बाजार ऊपर की तरफ भागते हुए दौड़ते हुए न्यू हाइज तक जा सकता है? यही सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन जो बोलेंगे, या हमेशा हम लोग डॉलर बोलते हैं तो बोलना चाहिए पता नहीं करोड़ों में क्या बोलेंगे, हम लोग मिलियन रुपीस तो बोलते नहीं, हमारी आदत नहीं है, बट केबीसी तो बोल सकते हैं। तो ये केबीसी क्वेश्चन है कि मार्केट जो है यहाँ से भाग के नए हाइज में जा सकता है कि नहीं, और जाने के क्या कारण है। इन भारतीय जो ग्रोथ रेट है
वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहाँ पे अर्निंग्स कितनी ग्रो होंगी। एस्टिमेट जो भी है अर्निंग्स की अभी तक जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर की थी, जो कि जून क्वार्टर अभी खत्म हुआ और जुलाई में रिपोर्ट्स आए, मेरे नजर में तो मैंने जितना देखा ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ग्रोथ रेट जितना लोग सोच रहे थे उतना आया है, शायद उससे कम ही आया है। और जो भी आया है वो बेस इफेक्ट्स ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल जो है अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं थी, तो उस हिसाब से अर्निंग्स इस क्वार्टर की अच्छी दिखेंगी वाई ऑन वाई बेसिस पे, बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो बहुत बढ़िया नहीं नजर में आ रही हैं। तो इसीलिए हर रिजल्ट के बाद आपने देखा होगा जैसे भी नंबर्स, क्योंकि वाई ऑन वाई ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, आपको दिखेगा कहीं 50% ग्रोथ आ रहा है, 200% ग्रोथ आ रहा है अर्निंग्स में, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वही चीज 5% और 10% पे है। तो इसीलिए वो शेयर जो है अर्निंग्स के बाद भी पिट रहा है। तो ये माहौल जो है या ये बदलेगा कि नहीं, और अगर ये माहौल नहीं बदलेगा तो फिर बहुत दूर बाजार भाग नहीं सकता। तो यही एक फंडामेंटल साइड का जो डिबेट है, इस उलझन को अगर आप सुलझा लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 17,800 के ऊपर निकलने की गुंजाइश है कि नहीं तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये जो रेंज है इसी के अंदर घूमते घूमते कहीं पे बाजार टॉप बना के नीचे की तरफ निकलने जाएगा। और यही एक ब्रॉड पिक्चर है जिसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जिसको डिबेट कर रहे हैं अगले एक महीने। एक टेक्निकल साइड भी मॉनिटर करने की मार्केट का मोमेंटम क्या बता रहा है, एलिट वेव स्ट्रक्चर जो है वो मंदी का दौर वापस आने की गुंजाइश दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, वो हम लोग टेक्निकली मॉनिटर करेंगे। और साथ साथ अगर फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं तो ही ऊपर के जो लेवल्स हैं वो टूटने के और वहां पे सस्टेन होने के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। अगर फंडामेंटल चेंजेस नहीं आएंगे तो फिर बाजार में एक और नीचे की तरफ सेल ऑफ आने की गुंजाइश बनी रहेगी। तो यही है जो मैंने अपने जो इस हफ्ते का जो मनी कंट्रोल का इंटरव्यू था उसमें हम लोग ने यही समझाया है। क्योंकि हेडलाइन नंबर जब आप देखते हैं ना कि 17,300 से 800 जाने वाला है तो लोग सोचते हैं तेजी की बातें कर रहा है, और फिर आगे में जब ट्वीट्स लिखता हूं कि हमें मार्केट के बारे में कैसा सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले 9 महीनों में बाजार जो है 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर भागता है, फिर 1,000-2,000 पॉइंट नीचे भागता है, और इसमें दोनों साइड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रहे हैं। और इन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को क्यों गवाया जाए, क्योंकि जितने बेयर मार्केट्स मैंने देखे हैं ये ऑफकोर्स बहुत ही डाउनवर्ड स्लांटिंग बेयर मार्केट अभी तक बना नहीं है, बट जो डाउनवर्ड स्लांटिंग भी रहते हैं उसमें 50% ऑफ द टाइम बाजार बाउंस करता है। जरूर इतने बड़े इतने लंबे रिट्रेसमेंट्स नहीं होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 80% रिट्रेसमेंट्स देखे हमने इस बार। यूजुअली 50% 60% रिट्रेसमेंट के अंदर एक बेयर मार्केट रैली खत्म हो जाता है और फिर वहां से वापस बाजार गिरता है, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है उस चीज को जज करने के लिए। बट फिर भी उन बाउंसेस के मारे 50% ऑफ द टाइम मार्केट ऊपर जा रहा है, 50% ऑफ द टाइम नीचे जा रहा है। बहुत ही डीप मार्केट बेयर मार्केट होता है तो जो डिक्लाइंस है वो शायद राइजेस से बड़े होते हैं, बस इतना ही फर्क है। बट पिछले 9 महीनों में ऐसा ही हुआ है कि क्योंकि रिट्रेसमेंट शार्प है तो फॉल और राइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और आपने अगर दोनों तरफ खेला होगा तो शायद बहुत ही अच्छे ट्रेडिंग आउटकम्स या रिटर्न्स हो सकते थे आपके। आपने अगर वन साइड खेला है तो एटलीस्ट वन साइड के काम पे आप मजबूती से खड़े रह सकते थे, दूसरे साइड पे थोड़ा हिट लेते, जैसे मेरे साथ हुआ अक्टूबर में। मैंने सोचा कि नहीं टॉप हुआ है बट बहुत बड़ा नहीं है, शायद नीचे जाके वापस ऊपर आएगा, तो जितने डिक्लाइंस थे उनको सॉर्ट ऑफ अवॉइड कर रहा था ट्रेडिंग की तौर से, मतलब शॉर्ट नहीं कर रहे थे। और जब भी गिर रहा था, जैसे बाजार 16,000 के नीचे गिरा, 15,800 गिरा, फिर 16 आई थिंक 500 के आसपास भी एक बार बॉटम बना, वो सब बॉटम्स पे मुझे जरूर लगा कि एक बार मार्केट ऊपर आएगा, वापस आया 18,000 तक 2 बार आया। अप्रैल के बाद ही मैंने ऐसा व्यू लिया कि शायद दोनों तरफ बाजार को देखना चाहिए और शायद एक लंबे दौर वाली मंदी भी आने की गुंजाइश है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो 5 साल के ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि 103 के नीचे था। 103.8 या 103.9 के हाइज बने थे 2017 में और फिर 2020 में। ये दोनों के अंदर हाइज बना के वापस डॉलर इंडेक्स गिरा, और इस गिरावट में मेटल्स या कमोडिटीज रिलेटेड सेक्टर्स ने काफी अच्छे ट्रेंड्स दिखाए, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बेरिश डॉलर माइंड में काफी बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट जो कुछ मार्केट्स हैं, जैसे ब्राजील का मार्केट है, उसने 2017 के बाद ही बुलिश ट्रेंड पकड़ लिया था जोरों से, तो उसका जो पिछला 6-7 सालों का एक ट्रेडिंग रेंज था वो तोड़ के वो ऊपर की तरफ निकल गया था। तो जब भी डॉलर वीक रहता है इमर्जिंग मार्केट्स को सपोर्ट मिलता है, और ऐसा ही हमने 2020 और 2022 के बीच में दिखा, और काफी और जोरों से पिछले बार के हिसाब से। जबकि डॉलर इंडेक्स 2018 के लो के नीचे नहीं गया, बट उसमें उसका जो इम्पैक्ट था वेरियस इमर्जिंग मार्केट्स पे, बट स्पेसिफिकली कमोडिटीज और मेटल्स रिलेटेड सेक्टर्स पे, वो बहुत ही जबरदस्त रहा।
और उस हिसाब से भारत पर्टिकुलरली दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स एशिया में उतने अच्छे नहीं करे जितना भारत ने किया, और भारत का जो शेयर बाजार है न्यू हाईज की तरफ उछल गया। बट सवाल अब है कि जब डॉलर इंडेक्स ने वो 5 साल का रेंज तोड़ दिया है तो क्या बाजार उसी तरह ऊपर की तरफ चलता जाएगा कि नहीं? अभी तक तो ऑफकोर्स आंसर है नहीं, बट ये डॉलर इंडेक्स वापस उस रेंज में घुस जाएगा क्या? ये स्पाइक एक टेम्पररी स्पाइक था, 103 के ऊपर निकल के 5-6 तक गया और वापस घुस गया, या फिर ये ब्रेकआउट एक सस्टेन्ड ब्रेकआउट है, थोड़े से पुल बैक के बाद वापस डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाने लगेगा और फिर वही प्रेशर पॉइंट्स जो पहले थे वो वापस आ जाएंगे? मेरे हिसाब से इसका जवाब शायद मार्केट खुद ही देगा, इसलिए मैं 103 का जो एक लेवल है उसके नीचे जाने के लिए इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि बाजार उसके नीचे डॉलर इंडेक्स सस्टेन कर पाता है कि नहीं, और अगर वहां से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो इसको हम बेयर मार्केट रैली ही पकड़ के बैठे रहेंगे। तो ये भी एक और एंगल है देखने का कि डॉलर क्या कर रहा है, इन्फ्लेशनरी साइकिल में है कि डिफ्लेशनरी साइकिल में है, क्योंकि राइजिंग डॉलर जब भी आता है तो एक डिफ्लेशनरी साइकिल का प्रेशर पॉइंट बनता है जिसमें भावों पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है, नॉट जस्ट कमोडिटी प्राइसेस बट इक्विटी प्राइसेस अराउंड द वर्ल्ड जो हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं, और एक टाइटनेस रहती है बाजार में, या तो इंटरेस्ट रेट्स के होते हुए जैसे अभी देख रहे हैं, या फिर जैसे पिछले फेज में भी हमने देखा 2013-14 में जब इंटरेस्ट रेट्स घट रहे थे, क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रही थी, फिर भी डॉलर बढ़ रहा था, क्योंकि कई जो दूसरे मार्केट्स थे यूरोप से लेके एशियन मार्केट्स थे उनमें प्रेशर बना रहा, और वो अपने प्रेशर्स को ईज करने के लिए अपनी करेंसीज को वीक कर रही थी, और इसलिए डॉलर जो है मजबूत होता जा रहा था। पिछले 2 साल में भी हम लोग कुछ हद तक बोल सकते शायद ऐसा ही हुआ है, एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर में, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में जब यूएस ने अपनी पॉलिसी चेंज करी इंटरेस्ट रेट की कि नहीं हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो यूरोप और जापान ने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करी। इनफैक्ट जापान ने तो अभी तक नहीं करी, अभी भी वो इंटरेस्ट रेट को फ्लैट रख रहा है, बढ़ा ही नहीं रहा है। यूरोप ने पहली बार अभी पिछले महीने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सोच विचार किया, और वहां से आपने देखा है कि यूरो जो है थोड़ा बहुत ऊपर आया है, बट कितना बढ़ा पाएगा, कितना करेगा, और यूएस में भी अगर इन्फ्लेशन का दर बढ़ा रहा तो यूएस भी इंटरेस्ट रेट्स अगर उसी तेजी से बढ़ाता रहा, मतलब 50 बेसिस पॉइंट्स यूरो ने बढ़ाया, 50 बेसिस पॉइंट्स अगर यूएस बढ़ाएगा तो बहुत ज्यादा यूरो डॉलर में फर्क नहीं आएगा। तो पिछले साल का जो हमने देखा कि वीकनेस वाज कमिंग यूरो में, जो कि डॉलर को ऊपर पुश कर रहा था, इसलिए था कि यूरो जो है अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग करे जा रहा था जबकि यूएस टाइटन कर रहा था। तो देयर वाज व्हाट जो कि हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिसी डाइवर्जेंस। तो दोनों देशों में एक अलग पॉलिसी होने के होते हुए डॉलर का जो रेट है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो अब वैसा होगा कि नहीं, और ये अब यूएस के होते हुए या डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट से होगा क्या, ये देखना जरूरी है, क्योंकि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो सितंबर से जोरों से शुरू होगा यूएस के बाजार में, उससे लिक्विडिटी काफी टाइटन हो जाती है, और लिक्विडिटी जब टाइटन होगी तो दुनिया भर में से जो डॉलर्स जो हैं सर्कुलेशन में वो थोड़े कम हो जाते हैं, और उससे भी डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, और जनरली एसेट प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर बनने की गुंजाइश हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग सितंबर और अक्टूबर के महीनों में मॉनिटर करेंगे। शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बोला शॉर्ट कवरिंग को लेके एक रैली बन गई जो हमने कैप्चर की, और अभी यहाँ पे हम लोग खुद ही सोच विचार कर रहे हैं कि आगे जाके क्या हो सकता है। एक थोड़ा रिस्क मैनेज कर रहे हैं, रिस्क अपना कम कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि कुछ भी अगर उल्टा हुआ तो वो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट साइड पे बहुत ही जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये भी नहीं मालूम कि पॉलिसी चेंजेस क्या पॉजिटिव साइड पे घूम सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंडिकेशंस नहीं है। यहाँ पे फेड ने बोला है कि हम लोग डेटा को देख के पॉलिसी डिसाइड करेंगे, और अगर इंडिकेशंस कुछ सडनली उन्होंने अपने बदल लिए तो बाजार फिर ऊपर की तरफ भी और ज्यादा खींच सकता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट साइड पे खड़े रह के एनवायरमेंट देखेंगे, डॉलर में क्या हो रहा है, यूएस की पॉलिसी क्या हो रही है, अर्निंग्स ग्रोथ के आने की गुंजाइश है या नहीं है, क्योंकि अगर अर्निंग्स ग्रोथ यूएस के बढ़ने के असर नजर में नहीं आएगा कि बढ़ सकते हैं, तो फिर एक और सेल ऑफ आने का रिस्क है आगे के महीनों में, और उस रिस्क को हम लोग बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे। तो इसी से मैं आज का बाजार का डिस्कशन खत्म करता हूँ। ये है चीजें देखने के लिए अगले 2 महीनों के लिए, और करंट लेवल्स पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट थोड़ा सा हम लोग एक कदम पीछे लेके थोड़ा सा डर
आएगा बाजार में, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस था 15,000 रुपए की मार्केट ऊपर आएगा, वही कॉन्फिडेंस आप 17,300 के लेवल पे नहीं दिखा सकते।